तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज 2023, जो दोस्तों जीएस वर्ल्ड की प्रैक्टिस सीरीज है। जीएस वर्ल्ड जिसकी प्रैक्टिस सीरीज है दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों चलिए देखते हैं आज के प्रश्न को। दोस्तों इसकी पहले से ही मैं 2 क्लास करा चुका हूँ, जिसमें हमने 64 प्रश्नों को देख लिया है। 64 प्रश्नों को हम देख चुके हैं। 64 प्रश्नों को हम इसमें देख चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर उन क्लासों को देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हम 65 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। अपना जो 65 नंबर का प्रश्न है हम उसे देख लेते हैं। दोस्तों ये हमारे प्रश्न आ गए ना, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। आज का हमारा ये पहला प्रश्न है 65 नंबर का कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में निम्नलिखित में से के संबंध में सही कथन कौन सा है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के संबंध में पूछा हुआ है, कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है ये 2 अक्टूबर 2022 को लागू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2022 को, याद रहेगा। 2 अक्टूबर 2022 को ये लागू हुई थी। पहला इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। यह योजना जो है मातृभूमि उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम इसमें ये क्या है, राइट है। ये उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना है 2 अक्टूबर 2022 को लागू हुई थी और ये ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है, एकदम राइट है। दूसरा कथन है इसमें, इसका उद्देश्य आम आदमी को राज्य के विकास कार्यों में भागीदारी बनाना है। परियोजना की कुल लागत 50% राज्य वहन करेगा तथा जबकि शेष जो राशि है 50% उसका योगदान इच्छुक लोगों द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो लोग इसके लिए इच्छुक हैं उनके द्वारा किया जाएगा, ये भी राइट है। 50% राज्य सरकार, 50% जो लोग इसमें भागीदार है इच्छुक है वो देंगे। ये दोनों कथन तो राइट हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं इसके कथन, आगे कौन कौन से कथन इसमें दे रखे हैं। दोस्तों अगला कथन है इसमें संपूर्ण उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। तो दोस्तों ये लगभग कुछ ही क्षेत्रों में लागू हुई है, ना कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है किसानों को उनके खेतों में उपज बढ़ाने से संबंधित है, तो दोस्तों ये भी गलत है इसमें। दोस्तों इसमें दोनों कथन ये तीसरा चौथा गलत है, पहला दूसरा सही है। पहला दूसरा सही है तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का आकार 6,15,518.97 करोड़ रुपए है। बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन पूछा हुआ है, 4 कथन दे रखे हैं, देख लेते हैं इसमें से हमारा कौन कौन से कथन सही होने वाले हैं। पहला कथन है यह राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है, तो दोस्तों एकदम राइट है। ये बजट है ये अभी तक का सबसे बड़ा राज्य का क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा बजट है, एकदम राइट है। दूसरा है यह 26 मई 2022 को संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी राइट है। ये 26 मई 2022 को संसदीय कार्य द्वारा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ये भी सही है। अगला है इसमें कथन तीसरा, यह वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 3.96% अनुमानित है, ये भी राइट है। दोस्तों इसमें तीनों कथन तो राइट होगा। चौथा कथन ऐसे कि बजट में 39,181.10 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है, यानी कि नई योजनाओं को शामिल किया गया, ये भी राइट है। दोस्तों इसमें चारों कथन क्या है हमारे राइट है। जब चारों कथन राइट है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी का जन्म होने पर माता व बेटी को कितनी धनराशि देने का प्रावधान है। यह पूछा है अगर किसी बेटी का भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत की बात हो रही है, बेटी का जन्म होने पर माता को और बेटी को कितनी धनराशि देने का
लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों याद रखना कितनी धनराशि दी जाएगी, तो ये दी जाती है बेटी को 50,000 रुपये और जो माता है उनको 5100 रुपये। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बेटी को 50,000 और माता को 5100 रुपये देने का प्रावधान है। याद रहेगा भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बेटी और माता को, बेटी को 50,000, माता को 5100 रुपये। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष सहकारिता दिवस की थीम सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। दोस्तों एकदम राइट है, ये वाला पहला कथन हमारा एकदम राइट है। जो इस बार की जो थीम है वो है सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। दूसरा कथन है, भारत ने सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतरीन विश्व का निर्माण विषय के तहत यह सहकारिता दिवस मनाया जाता है। ये भी सही है। दोस्तों इसमें हमारे दोनों कथन राइट है, तो क्या आंसर होगा, आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल जीवन के मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कलेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों ये वाला कथन क्या है हमारा, एकदम इसमें राइट है। इसमें कितने लीटर का लक्ष्य रखा है, तो 55 लीटर का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों ये वाला पहला कथन राइट है। दूसरा कथन है, इस मिशन के लिए नोडल मंत्रालय आवास और शहरी मंत्रालय है। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है। जो इसका नोडल मंत्रालय है वो है जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय है, जल के लिए जल शक्ति मंत्रालय काम करेगा, ना कि आवास और शहरी मंत्रालय। तो ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है इसमें, केंद्र सरकार और राज्य के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 100%। तो दोस्तों याद रखना, जो हिमालय और उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनमें जो केंद्र और राज्य के बीच जो फंड पैटर्न है, तो याद रखना कि हिमालय राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य में केंद्र सरकार 90% देगी और राज्य सरकार 10%, यानी कि 90 और 10 का अनुपात है। 90 और 10 का अनुपात है। याद रखना कहाँ की बात हो रही है, ये बात हो रही है पूर्वोत्तर राज्य में और हिमालय राज्य में। कितना, 90 और 10 का। और बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में पूरा 100% केंद्र सरकार देगी, 100% केंद्र सरकार देगी केंद्र शासित प्रदेश में। और बात करें मैदानी राज्यों में और अन्य राज्यों में, तो उसमें क्या है, उसमें 50:50 है। उसमें कितना है, 50:50 है। 50% देंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों इसमें दूसरा कथन गलत है और हमारा पहला कथन तो सही है, दूसरा गलत है और तीसरा गलत है। अब देख लेते हैं चौथा कथन। चौथा कथन क्या है हमारा इसमें, 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% FHTCS का सफलतापूर्वक प्रदान करने वाला गोवा देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो दोस्तों हम इस प्रश्न को कई बार पढ़ चुके हैं कि देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, वो है गोवा। तो ये चौथा सही हो जाएगा। चौथा सही है, पहला सही है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, 1 और 4 सही है और दूसरा तीसरा गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है हमारा 2021-22 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत है। यानी कि 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में वृद्धि का कितने प्रतिशत अनुमान है, तो यह 3.9% अनुमान रखा गया है। अगला प्रश्न है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था। तो देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति में नियंत्रण किया जाता है। जो मुद्रास्फीति है उसमें नियंत्रण किया जाता है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई बढ़ जाना, यानी कि
बाजार में मुद्रा की तरलता बढ़ जाती है, तो इससे क्या होता है, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, और ये वस्तुएं महंगी हो जाती हैं तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। तो प्रत्यक्ष करों में वृद्धि के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा, जो सार्वजनिक ऋण होते हैं उनमें वृद्धि के द्वारा क्या इसमें कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि के द्वारा। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। बैंक दर में वृद्धि के द्वारा इससे किया जा सकता है, यानी कि प्रत्यक्ष कर में वृद्धि कर देंगे हम, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि कर देंगे तो उसको मुद्रास्फीति में नियंत्रण हो सकता है, और बैंक दर में वृद्धि के द्वारा की जा सकती है। लेकिन अगर हम सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, उसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण नहीं होगी, मुद्रास्फीति और बढ़ जाएगी, क्योंकि सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है कि लोगों के पास तरलता और बढ़ेगी। तो लोगों के पास तरलता बढ़ेगी तो बाजार की महंगाई और भी बढ़ेगी, वस्तु महंगी हो जाएगी। तो हमारा एक सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है। 1 2 4 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है हमारा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जब कोई देश अपनी मुद्रा में अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है, यानी कि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, यानी कि अपनी मुद्रा का मूल्य घटाता है दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष। जब अपनी मुद्रा का मूल्य घटाता है तो क्या होता है, तो होता है आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। जो हम निर्यात करते हैं वो सस्ते और आयात महंगे हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा, 73 का बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, यानी कि हम कौन सी कृषि को अपनाएं जिससे पर्यावरण संरक्षण हो, यानी कि पर्यावरण को हानि ना हो, तो वो है जैविक खेती। अगर हम जैविक खेती करते हैं तो पर्यावरण को कोई हानि नहीं होगी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप, दोस्तों याद रखना इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 135 इसमें भारत का स्थान है। और इसे कौन जारी करता है, तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी राइट है, विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 के अनुसार प्रमुख राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है। हमसे पूछ लिया गया उत्तर प्रदेश की रैंकिंग भारत नवाचार सूचकांक 2021। तो दोस्तों याद रखना इसमें उत्तर प्रदेश की रैंक है 7वीं, उत्तर प्रदेश 7वां है। लेकिन अगर फर्स्ट में पूछ लिया है तो फर्स्ट में है कर्नाटक, फर्स्ट में कर्नाटक राज्य, कर्नाटक पहले स्थान पे और उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं, इनका मिलान कर लेते हैं। एक तरफ दे रखी है बैंक है और दूसरी तरफ जो है इनकी स्थापना वर्ष दे रखी है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। सिडबी की स्थापना 1990 में, सेबी की स्थापना 1999 में और इरडा की स्थापना 1992 में। तो देख लेते हैं इसके राइट आंसर क्या होंगे। 4 3 2 1 हमारे आंसर हो जाएंगे। 4 3 2 1 ऑप्शन कौन से में दे रखे हैं, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन सी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2 होगा, ना कि ऑप्शन सी होगा। देख लेते हैं इनको एक बार और, इनके मिलान देख लेते हैं, गलत हो गए। नाबार्ड की स्थापना ये हुई थी 1982 में। सिडबी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सिडबी की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1990 में। और दोस्तों सेबी की स्थापना, तो सेबी की स्थापना हुई थी ये 1992 में हुई है, सेबी की स्थापना 1992 में। और इरडा की स्थापना 1999 में, इरडा की स्थापना कब हुई है, 1999 में। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 हमारे इसमें राइट आंसर होंगे। तो 4 3 1 2 ऑप्शन किस में दे रखे हैं, तो 4 3 1 2 दे रखे हैं ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में दे रखे हैं 4 3 1 2 ऑप्शन डी में दे रखे, तो ऑप्शन डी राइट होगा। याद रखना सेबी की स्थापना 1992 में और इरडा की स्थापना 1999 में हुई है। अगला प्रश्न हमारा, अप्रैल 2022 में
अप्रैल 2022 में किस राज्य कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो राज्य कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी ये दी है महाराष्ट्र ने। किसने दी है? महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में भूख से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? तो भारत में ये हो गई है 224.3 मिलियन। कितनी हो गई है? 224.3 मिलियन। ऑप्शन सी राइट होगा, 224.3 मिलियन लोग घटकर हो गई है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 110वें सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया है? तो दोस्तों याद रखना, 110वें सत्र को भारत की तरफ से तो किसने इन्हें संबोधित किया है? तो ये किया है भूपेंद्र यादव ने। याद रहेगा, भूपेंद्र यादव ने संबोधित किया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन से कथन सुमेलित नहीं है? पहली महिला जो क्या है अध्यक्ष रही है, नियुक्त हुई है। तो दोस्तों पहला है शांति श्री पंडित। शांति श्री पंडित ये JNU की पहली महिला वाइस चांसलर रही हैं। तो दोस्तों ये ए ऑप्शन तो हमारा सही है। हमारा पहला ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। दूसरा है धरती बनर्जी। धरती बनर्जी की बात करें तो दोस्तों धरती बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रही हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये क्या बनी है? पहली महिला बनी है। तो दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारा ऑप्शन 4 में दे रखा है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। चौथा है निमाबेन आचार्य। निमाबेन आचार्य ये गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। गुजरात विधानसभा की किसकी? गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही है निमाबेन। तो दोस्तों ये वाला भी गलत हो जाएगा। तीसरा भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। चौथा है ऑप्शन डी जगजीत पावड़िया। जगजीत पावड़िया दोस्तों जगजीत पावड़िया की बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली महिला रही है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। कौन? जगजीत पावड़िया। जगजीत पावड़िया। तो दोस्तों नीचे वाले तीनों गलत हैं, ए ऑप्शन हमारा राइट है। हमसे प्रश्न में पूछा हुआ है कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो नहीं है BCD। BCD सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी 21/7/2022 की अधिसूचना जिसके द्वारा सरकार ने उत्तर प्रदेश में 4 अतिरिक्त वाणिज्य अदालतों का गठन किया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल शामिल नहीं है? तो दोस्तों इसमें मेरठ शामिल है, गौतम बुद्ध नगर शामिल है, आगरा शामिल है, लेकिन गाजियाबाद शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? गाजियाबाद। इसके स्थान पर क्या शामिल है? इसके स्थान पर है लखनऊ। याद रहेगा, लखनऊ शामिल है इसमें। इसके स्थान पर लखनऊ शामिल है, ना कि गाजियाबाद। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, गाजियाबाद। गाजियाबाद इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों याद रखना, उत्तर प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, इसके संबंध में दे रखे हमारे ये कथन, और देखना है इसमें से कौन से कथन सही है। दोस्तों इसमें हमारा पहला कथन है, इसके तहत चयनित युवाओं द्वारा प्रदेश के सभी आकांक्षी विकास खंडों में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को समवर्ती मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, इसमें सभी युवाओं को नहीं चयनित किया जाएगा, यानी कि सभी आकांक्षी विकास खंडों को इसमें चयनित नहीं किया गया है। कितने को किया गया है? तो लगभग 100 को किया गया है। इसमें कितने? 100 शामिल हैं। याद रखना, 100 आकांक्षी विकास खंड शामिल किए गए हैं। 100 विकास खंड इसमें शामिल किए गए हैं, ना कि सभी। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो जाएगा। अगला इसमें हमारा जो कथन दे रखा है, मुख्यमंत्री की सीधी निगरानी वाले इस कार्यक्रम में नियुक्त होने वाले युवा रिसर्चर को परिश्रमक के रूप में 30,000 रुपये प्रति माह दर से भुगतान किया जाएगा। ये भी राइट है, 30,000 रुपये इसमें महीना वेतन दिया जाएगा। अगला है इसमें, इसका उद्देश्य युवाओं को सरकार की नीति
निर्माण प्रबंधन योजना, निष्पादन और निगरानी कार्यों से जोड़ना है, ये भी सही है। योजना के लिए आवेदनकर्ता की आयु 40 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए दोस्तों, ये भी राइट है। तीसरा और चौथा राइट है हमारा, और दूसरा भी राइट है, लेकिन इसमें पहला गलत है। तो आंसर क्या होगा? 2, 3, 4। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2, 3, 4। डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। 83 प्रश्न में अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सबसे प्रदूषण नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे प्रदूषण नदी है, वो है कौन सी नदी है? काली नदी। याद रहेगा, काली नदी सबसे प्रदूषण है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या हमारा? अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के अंतर्गत बच्चों को आर्थिक सहायता के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो ये की जाएगी 2500 रुपये। 2500 रुपये की आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न हमारा 86 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति की शुरुआत अक्टूबर 2020 में की गई। कब की गई? अक्टूबर 2020 में। याद रहेगा, अक्टूबर 2020 में इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के अंतर्गत राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य कितना रखा है? तो दोस्तों याद रखना, जीवन प्रत्याशा का लक्ष्य 2030 तक ये रखा है 69 वर्ष। कितना रखा है? 69 ईयर। याद रहेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ रिवर रैचिंग या नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों याद रखना, जो नदी पशुपालन कार्यक्रम है इसका शुभारंभ ये कहाँ किया है? तो याद रखना, ये किया है ब्रजघाट गढ़मुक्तेश्वर में इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है नदी पशुपालन का। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान में संपन्न शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 में भारत के किस शहर को एससीओ की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो दोस्तों जो शंघाई सहयोग संगठन है इसकी पहली पर्यटन और जो राजधानी है सांस्कृतिक, वो बनी है वाराणसी। याद रहेगा, वाराणसी इसकी राजधानी घोषित की गई है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये कहाँ लिया गया है? तो याद रखना, ये लिया गया है नोएडा में। याद रखना, जो भारतीय विरासत संस्थान है वो नोएडा में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 30 सितंबर को जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, जिसके बाद यह 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह कितना हो गया है? तो याद रखना, यह हो गया है 5.9%, बढ़कर 5.9% हो गया है 30 सितंबर को। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों याद रखना, खाद्य श्रृंखला के संबंध में पहला है घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को चूहा खाता है, चूहा को सांप और सांप को बाज खा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, घास टिड्डा चूहा सांप। घास टिड्डा चूहा सांप और बाज, ये हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन है, एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा का हमेशा क्षय होता है। तो दोस्तों ये वाला एकदम कथन राइट है। अगर ऊर्जा का रूपांतरण हम किसी दूसरी स्थिति में करेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा का क्षय हो जाएगा। तो पहला राइट है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला में जैसे ही हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो प्रत्येक स्तर पर लगभग 10% बायोमास की हानि होती है। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा कथन गलत है। क्यों गलत है? याद रहेगा, ये 10% दे रखा है, लेकिन 10% नहीं, कितने प्रतिशत? 90%। 90% की हानि होती है
कितने प्रतिशत की? 90% की। 90% बायोमास की हानि होती है, ना कि 10%। तो ऑप्शन दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है परितंत्रीय अनुक्रम की प्रक्रिया में एक क्षेत्र में रहने वाले पादप और जंतु के समुदाय समय के साथ साथ अलग अलग समुदाय की एक श्रृंखला द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं। तो दोस्तों ये वाला भी हमारा क्या है, हमसे पूछा है इसमें से कौन सा गलत है, कौन सा इसमें गलत है। हमारा ये तीसरा भी इसमें क्या है, सही है। हमारा दूसरा वाला इसमें गलत था, तो दोस्तों आंसर हमारा वही होगा दूसरा वाला, कि दूसरा वाला क्या हमारा गलत है। चौथे को देख लेते हैं। चौथा क्या हमारा, परितंत्रीय निकेतन में वे सभी भौतिक, रासायनिक और जैव दशाएं शामिल होती हैं जो कि प्राकृतिक बास में रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये भी राइट है। पहला राइट है, तीसरा राइट है, चौथा राइट है, लेकिन दूसरा गलत है। दोस्तों दूसरा गलत है। आंसर में प्रश्न में पूछा हुआ है कौन सा गलत है, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। केवल 2 गलत है। अगला प्रश्न है, कचरा पदार्थ के वियोजन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एवं यौगिक निर्मित युक्त होते हैं? कौन से यौगिक निर्मित युक्त होते हैं, यानी कि जो कचरा होता है उसमें। तो दोस्तों कचरा में क्या क्या निकलता है, तो उसमें ऊर्जा भी निकलती है और जल भी निकलता है और CO2 भी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है, फास्फोरस निकलता है। ये तीनों निकलते हैं। तो ऑप्शन क्या राइट होगा, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण प्रभाव आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से पूछ लिया गया हमसे कौन सा कथन सही नहीं है। तो याद रखना इसमें से हमारा कौन सा कथन सही नहीं है। चारों कथनों को एक एक करके देख लेते हैं। पहला है, अमेरिका दुनिया का पहला देश है जहां पर्यावरण प्रभाव आकलन की नीति को अनिवार्य रूप से अपनाया गया। एकदम राइट है। पहला कथन हमारा इसमें राइट है, ऑप्शन ए राइट है। हमसे प्रश्न में गलत कथन पूछा हुआ है। दूसरा है, पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना वर्ष 1972 में तत्कालिक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, वर्तमान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रख्यापित की गई। तो दोस्तों याद रखना, ये जो हमारी पहली पर्यावरण प्रभाव आकलन थी वो कब जारी की गई, वो 1994 में लगाई गई थी। कब? 1994 में। याद रहेगा, 1994 में लगाई गई थी, ना कि 1972 में। 1994 में लगाई गई थी। ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा। प्रश्न में पूछा हुआ है गलत आंसर, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें 2 कथन और दे रखे, उनको भी देख लेते हैं। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन संबंधी प्रक्रिया का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा वैधानिक रूप से समर्थन प्राप्त है। एकदम राइट है। इसे 1986 के अधिनियम से समर्थन प्राप्त है। अगला है, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA अधिसूचना 2020 का मसौदा वर्ष 2006 को अधिसूचना का स्थान लेगा। यानी कि जो 2020 का मसौदा है वो 2006 में अधिसूचना आई थी, उसका ही स्थान लेगा। तो दोस्तों ये भी राइट है। हमारे इसमें ए और सी और डी सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द पहली बार किसके द्वारा दिया गया? तो पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग पहली बार ये किया गया SG टांसले जो है उनके द्वारा किया गया। याद रहेगा, ऑप्शन ए राइट होगा, SG टांसले द्वारा। इसने कब किया था? ये किया था 1935 में। कब किया था? 1935 में। याद रहेगा, 1935 में इसका प्रयोग किया था। AG टांसले है ऑप्शन ए में, AG टांसले। अगला प्रश्न है, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं और पूछ लिया गया है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, इसका आयोजन FAO के तत्वाधान में 2022 में सियोल दक्षिण कोरिया में किया गया था। एकदम राइट है। इसका जो आयोजन है वो 2022 में जो दक्षिण कोरिया है उसकी राजधानी सियोल में किया गया था। एकदम राइट है। दूसरा है, इस वर्ष की थीम एक हरित, स्वास्थ्य और लचीले भविष्य का निर्माण। ये भी राइट है। दोस्तों इसमें दोनों कथन तो राइट हो गए। तीसरा है, इसका आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। कितने? प्रत्येक 6 वर्ष में किया जाता है। ये भी राइट है। तीनों कथन राइट है। तो आंसर क्या होगा?
आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सही है, सभी सही है, हमारा ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमसे पूछ लिया गया कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। देख लेते हैं पहला कथन, रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। एकदम राइट है। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों में भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किमी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये भी राइट है। ऑप्शन बी भी इसमें क्या है, राइट है। और देख लेते हैं इसके दो कथन। मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक हैं। दोस्तों ये भी राइट है, सी भी राइट। अगला है हमारा ऑप्शन डी इसमें आंसर होगा। क्यों होगा, हमसे गलत कथन पूछा हुआ है। ये गलत क्यों है, तो वना आवरण में सबसे अधिक कमी मणिपुर में दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये वाला गलत है, क्योंकि वन आवरण है इसमें सर्वाधिक कमी किस में दर्ज की गई है, तो वो की गई है अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद मणिपुर है, फिर मेघालय है, फिर मिजोरम है, इनमें दर्ज की गई है। सर्वाधिक वृद्धि ये आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है। सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में, सर्वाधिक कमी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न है ध्रुवों की अपेक्षा भूमध्य रेखा में समुद्री लवणता की मात्रा में कमी आती है क्योंकि। हमसे ये पूछा है जो ध्रुव होते हैं यानी कि ठंडे प्रदेश तो ध्रुव होते हैं, लेकिन जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास क्षेत्र गर्म होता है। तो दोस्तों समुद्र की लवणता के संबंध में इसमें पूछा हुआ है। तो दोस्तों याद रखना, जो समुद्र की लवणता होती है ध्रुवों के जो भूमध्य रेखा है उसके पास कम होती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बाष्पीकरण होता है गर्म जल की वजह से। जब बाष्पीकरण होता है तो वहाँ पर वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है, इसके कारण क्या होता है उसकी लवणता कम होती है। लेकिन ध्रुवों पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर वर्षा कम होती है तो वहाँ पर ताजी पानी कम होता है, तो इसलिए क्या है वहाँ पर लवणता अधिक होती है। तो यहाँ वर्षा की मात्रा में अधिकता होती है। एकदम राइट है, जो ध्रुव भूमध्य रेखा है उसमें वर्षा की मात्रा अधिक होती है। पहला इसमें राइट है। दूसरा है यहाँ बहने वाली नदियों की संख्या में अधिकता, जिससे समुद्र में मिलने पर मीठे पानी की मात्रा में समुद्र में बढ़ जाती है। मीठे पानी की मात्रा समुद्र में बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये वाला हमारा कुछ हद तक गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, अभी आप देख लेते हैं। ये इसलिए गलत है दोस्तों, भूमध्य रेखा के पास हर जगह क्या है, हर जगह नदियाँ नहीं मिल रही। जैसे कि सहारा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल में क्या नदियाँ इतनी वहाँ से आके मिल रही हैं। तो दोस्तों ये वाला गलत है। पहला सही है हमारा, दूसरा गलत है। तो आंसर क्या होगा, केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों सिएरा नेवादा ये USA का है यानी कि अमेरिका का, ये क्या है, ये ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक फॉरेस्ट ये यूरोप का ब्लॉक पर्वत है। और ये है साल्ट रेंज पाकिस्तान, ये भी ब्लॉक पर्वत है। लेकिन जो एनाकोंडा रेंज है, अमेरिका की एनाकोंडा रेंज है, ये किसका उदाहरण है, तो ये मिश्रित या जटिल का उदाहरण है। किसका है, मिश्रित है। ये मिश्रित है और जटिल है। मिश्रित और जटिल का उदाहरण है, ना कि किसका है, ब्लॉक पर्वत का। तो इसमें पूछा हुआ है उदाहरण नहीं है, तो वो नहीं है। ऑप्शन 4 आंसर नहीं है। तो आंसर क्या होगा, केवल 4। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4। ऑप्शन सी इसमें आंसर राइट हो जाएगा, केवल 4। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या हमारा, अगला प्रश्न है बोथनिया की खाड़ी किन देशों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों याद रखना, बोथनिया की खाड़ी ये किन देशों के मध्य स्थित है, तो ये स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड के मध्य स्थित है बोथनिया की खाड़ी। अगला प्रश्न है विक्टोरिया झील किन देशों की सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील ये किन देशों की सीमा बनाती है, तो याद रखना ये युगांडा, तंजानिया, केन्या। युगांडा, तंजानिया, केन्या। युगांडा, तंजानिया, केन्या की सीमा बनाती है विक्टोरिया झील, और ये मीठे पानी की झील है। तो आंसर क्या होगा, 1 2 3। 1 2 3 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारकों पर विचार कीजिए। सागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारकों पर विचार कीजिए। तो
दोस्तों पृथ्वी का भ्रमण, जो पृथ्वी भ्रमण करती है तो उससे क्या होता है, सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। एकदम सही है, ये भी सही है। वायुमंडलीय दाब होता है, उससे भी क्या आता है, सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। बाष्पीकरण, इससे क्या होता है, इससे भी सागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। अगला है सूर्य तप, इससे भी होती है। सूर्य तप का मतलब है जब गर्मी अधिक होगी तो बाष्पीकरण होता है, जिससे क्या होता है, जल का बाष्पीकरण होता है, जल गर्म होता है और जो गर्म जल होता है वो ऊपर और जो ठंडा जल होता है वो नीचे। तो इस तरीक़ा से जल का सर्कुलेशन बन जाता है। महासागरीय लवणता, ये भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। यानी कि पांचों क्या है ये हमारा, इसमें एकदम सही है, पांचों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। इसमें पूछा हुआ है कारण सत्य है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 और 5। अगला प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य सीधा चमकता है। तो याद रखना, दिन और रात की अवधि ये कब कब बराबर होती है, तो 21 मार्च को, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तब सूर्य सीधा भूमध्य रेखा पर चमकता है। कहाँ चमकता है, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवनों के नाम और दे रखे हैं स्थान, स्थानीय पवनों के नाम और स्थान दे रखे हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से सही हैं। पहला है बाइज। तो दोस्तों ये बाइज पाई जाती है फ्रांस में। बाइज कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है फ्रांस में, बाइज फ्रांस में है। लेवांटर, ये कहाँ पाई जाती है, लेवांटर ये पाई जाती है स्पेन में, लेवांटर स्पेन में पाई जाती है। अगला है टेम्पोरल, ये अमेरिका की है। सिमूम, ये ईरान की है। सिमूम कहाँ की है, ईरान की। मिलान क्या हो गया हमारा, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्थलरुद्ध देश है, स्थलरुद्ध देश कौन सा है। याद रखना, इसमें से स्थलरुद्ध देश है वो है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो क्या है, एक स्थलरुद्ध देश है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें, जनजाति और देश। देख लेते हैं कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सी जनजाति हमारी कहाँ पाई जाती है। पहली है माया जनजाति। माया की बात करें तो ये ग्वाटेमाला में पाई जाती है, माया ग्वाटेमाला में पाई जाती है। यूपिक पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, यूपिक पाई जाती है पश्चिमी अलास्का में, यूपिक पश्चिमी अलास्का में पाई जाती है। और ये जो चुकची है ये साइबेरिया में पाई जाती है। बोअर दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बोअर कहाँ पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका मिलान क्या है। हमारा डी पर 1 है और ए पर 3 है। डी पर 1 ए पर 3 ऑप्शन 2, 4 ऑप्शन में दे रखे हैं। तो देख लेते हैं इनके मिलान ही देख लेते हैं। पहला हमारा 3 है, 2 है, 4 है, 1 है। तो 3, 2, 4, 3, 2, 4 ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति निर्धारित करने में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। जो पृथ्वी की आयु है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम 235 के द्वारा, यूरेनियम 235 के द्वारा क्या इसकी आयु निर्धारित की जाती है, किसकी, पृथ्वी की। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए केवल एक सही है। दोस्तों बात करें कार्बन डेटिंग पद्धति की, तो कार्बन डेटिंग पद्धति से जीवों के अवशेष मिलते हैं, जीवों की आयु का ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जीवों की आयु। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित सीटें से संबंधित है। 109 नंबर का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो सुरक्षित सीट हैं उनसे संबंधित जिला दे रखे हैं, उनसे संबंधित जिला है। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर, जालौन। बुलंदशहर, हरदोई, कौशाम्बी, मछली नगर और जालौन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दे रखे हैं और देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा गलत आंसर होगा।
पहला है 2011 में उत्तर प्रदेश के जिलों में साक्षरता लिंगांतर की सर्वाधिक दर महाराजगंज में है तथा सबसे कम कानपुर में। एकदम राइट है, सर्वाधिक महाराजगंज में और सबसे कम कानपुर में। पहला हमारा राइट है, पहला तो राइट है। दूसरा है महिला साक्षरता दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में नीचे से दूसरे स्थान पर है। तो दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 24वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का ये 24वां स्थान है, ना कि नीचे से दूसरा। नीचे से दूसरे का मतलब है तो वो होगा 27वां, लेकिन उत्तर प्रदेश का तो 24वां है। तो दोस्तों बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। जब बी ऑप्शन गलत है तो प्रश्न में क्या पूछ लिया गया है? कौन सा सही नहीं है। प्रश्न में पूछा हुआ है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही नहीं है। अगला है उत्तर प्रदेश में 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 916 है, जबकि 2001 में यह 902 था। एकदम राइट है। अब जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनका लिंगानुपात कितना है? 916, लेकिन यह 2001 में कितना था? तो यह था 902। 2001 में यह 902 था। बात करें अगले ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन भी सही है। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले शीर्ष 3 जिले कानपुर, नगर, हमीरपुर, बागपत हैं। ये भी राइट है। सी सही है, डी सही है और ऑप्शन ए सही है, लेकिन बी गलत है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मंकी पॉक्स टेस्ट के संबंध में। जो मंकी पॉक्स टेस्ट है उसके संबंध में है हमारा कथन। पूछा हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कौन सा कथन जो है हमारा सही नहीं है? पहला है मंकी पॉक्स की जांच के लिए अगस्त 2022 में पहली स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट चेन्नई में पेश किया गया था। कहाँ पेश की गई थी? तो चेन्नई में। तो दोस्तों ये भी कथन क्या है हमारा? एकदम गलत है। क्यों गलत है? ये दोस्तों मंकी पॉक्स की जांच के लिए जो हमारी किट जारी की गई थी वो सबसे पहले आंध्र प्रदेश के मेडटेक में जारी की गई थी। कहाँ की गई थी? आंध्र प्रदेश के मेडटेक में जारी की गई थी, ना कि चेन्नई में। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है भारत में इस किट का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। तो दोस्तों ये भी गलत है। तो दोस्तों भारत में इसका निर्माण किसने किया है? तो वो किया था किसने? तो वो किया था ट्रांस एशिया बायोमेडिकल। याद रखना, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल ने इसका निर्माण किया था, ना कि इसने। तो ऑप्शन बी भी गलत है। अगला है किट को देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, इस किट को किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था अजय कुमार सूद के द्वारा। अजय कुमार सूद के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? अजय कुमार सूद। जो दोस्तों अजय कुमार सूद है उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, ना कि मनसुख मंडाविया के लिए। हमारे दोस्तों इसमें तीनों कथन गलत हैं। क्यों गलत है? हमने वो भी देख लिए। एक बार और बता दूं, जो दोस्तों पहली किट है वो आंध्र प्रदेश में जारी की गई थी, आंध्र प्रदेश में। और भारत में इस किट का निर्माण किसने किया था? तो वो किया था ट्रांस एशिया बायोमेडिकल द्वारा। और जो किट का देश के स्वास्थ्य मंत्री नहीं, किसने वो की थी? अजय कुमार सूद के द्वारा की गई थी। तीनों गलत हो गए, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, यूनानियों ने निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बैरी गाजा कहा है? हमसे प्रश्न में पूछ लिया गया है बैरी गाजा किस बंदरगाह को यूनानियों ने कहा है? तो याद रखना, वो कहा है भड़ौच को यूनानियों ने क्या कहा है? बैरी गाजा कहा है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है। 13 का क्या आंसर होगा हमारा? तो वो है निम्नलिखित में से पहले विद्वान कौन थे जिन्होंने वेदों की व्याख्या के लिए आवश्यक नियमों का प्रतिपादन किया था? तो वो थे यास्क। कौन थे? यास्क थे। यास्क ने क्या किया था? जिन नियमों का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संघ की कार्यप्रणाली एवं गणराज्यों की कार्यप्रणाली एक जैसी थी। एकदम राइट है। पहला कथन हमारा राइट है दोस्तों। पहला कथन क्या हमारा? एकदम सही है।
संघ की कार्यप्रणाली और गणराज्यों की कार्यप्रणाली एक जैसी थी। अगला है, संघ की सभा में प्रस्ताव को अनुशासन कहते थे। जो संघ की सभा है उसमें जो प्रस्ताव आता था उसको क्या कहते थे? संघ अनुशासन कहते थे। क्या कहते? अनुशासन। तो दोस्तों याद रखना, जो संघ की प्रस्ताव को क्या कहते थे? तो वो कहते थे नत्थी या वृत्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नत्थी और वृत्ति। याद रहेगा। इसमें दे दिए गए अनुवासन, अनुवासन दे दिए गए, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्या कहते थे? नत्थी और वृत्ति। क्या कहते थे? नत्थी और वृत्ति कहते थे, ना कि अनुशासन। तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। तीसरा है, अधिकरण किसी भी प्रस्ताव पर मतभेद को कहा जाता था। एकदम राइट है, तीसरा भी राइट है। अधिकरण जो है वो किसी भी प्रस्ताव पर जो मतभेद होता है उसे कहते थे अधिकरण। चौथा कथन क्या है हमारा? चौथा है, इसमें हमारा पहला सही था, दूसरा गलत था, तीसरा सही था। अब है हमारा चौथा कथन, इसकी बैठक में न्यूनतम उपस्थिति कोरम 30 सदस्यों का होना जरूरी था। कितना? 30 सदस्यों का। तो दोस्तों बात करें, जो न्यूनतम कोरम सदस्य थे यहाँ पर 20 थे। कितने थे? इसमें 20 थे, ना कि 30। 20 थे, ना कि 30। तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। तो आंसर में पूछा हुआ है सही उत्तर, तो हमारा पहला तीसरा सही है। पहला तीसरा ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 3। याद रखना, 30 सदस्यों का होना जरूरी नहीं था, लेकिन 20 का था। कितने सदस्य? 20। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल को निम्नलिखित में से व्यापार का चौराहा कहा जाता है? हड़प्पा की किस स्थल को व्यापार का चौराहा कहा जाता है? तो वो कहा जाता है किसे? सूतका गैंडोर को। याद रखना, सूतका गैंडोर को हड़प्पा का चौराहा कहा जाता है। सूतका गैंडोर दोस्तों ये दास्क नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे स्थित है सूतका गैंडोर। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण कालीन चैल्सेडोनी या कैल्सोडोनी औजारों की प्राप्ति स्थल के संबंध में विचार कीजिए। मध्य पाषाण कालीन औजार के संबंध में हमसे पूछ लिया गया है दोस्तों। इसमें बागौर, सराय नाहर राय, चौपानी मांडो, महादा ये सभी शामिल थे। मध्य पाषाण कालीन स्थल है और दोस्तों ये औजार के प्राप्ति स्थल से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की थी? व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में तो दोस्तों ये किसने की थी? तो यह की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखना, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न है हमारा, मराठी भाषा के लिखित निम्नलिखित में से किसमें शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित है? तो मराठी भाषा में लिखित निम्नलिखित में से किसमें शिवाजी एवं पेशवाओं का इतिहास वर्णित है? तो वर्णित है बखर में। किसमें वर्णित है? बखर में। याद रहेगा, बखर में वर्णित है, बखर में वर्णित किया गया है, बखर। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्रमशः निम्नलिखित थी। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। इनकी राजधानी क्रमशः थी तो वो थी ऑप्शन बी में अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा, चंद्रगिरी। अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुगोंडा, चंद्रगिरी, ये इनका क्रम हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें हमारे 2 कथन दे रखे हैं और ये दोनों ही कथन हमारे गलत हैं। क्यों गलत है तो उन्हें भी देख लेते हैं। ये इसलिए गलत है दोस्तों, हमने दे रखा है इसमें 1202 और 3 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं, चंदावर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया था। तो दोस्तों यह इसमें दे रखा है ना, ये दोनों डेटें हैं हमारी, ये ऊपर नीचे कर दी गई हैं। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं और चंदावर और कन्नौज पर अधिकार 1197 और 98 में किया था, ना कि 1202 और 3 में किया था। यानी कि इनकी डेटें ऊपर नीचे कर दी गई हैं। 1202 और 3 में इसने बुंदेलखंड, चंदेल राजा
परमर्दी देव को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया था। यानी कि इनकी ये डेटें हैं वो ऊपर नीचे कर दी गई हैं। तो दोस्तों इसलिए हमारे गलत है। इन दोनों को आप इनकी डेटें ऊपर नीचे कर लीजिएगा और सही कर लीजिएगा, तब हमारे ये सही हो जाएंगे। तो दोनों ऑप्शन हमारे गलत है, तो आंसर क्या होगा? ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर ने महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किस शहर में करवाया? तो ये करवाया था लाहौर में। ऑप्शन सी राइट होगा, लाहौर में करवाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा मुगल कालीन मीरे सामा को पुरोगामी था? दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा मुगल कालीन मीरे सामा का पुरोगामी था? तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, वकील-ए-दर। वकील-ए-दर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत अब अनुग्रहों के लिए अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है? तो दोस्तों याद रखना ये किसने कहा था? ये कहा था एनी बेसेंट ने। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कहा था भारत अब अनुग्रहों के लिए नहीं, अपने घुटनों पर नहीं बल्कि अपने अधिकारों के लिए अपने पैरों पर खड़ा है। ये एनी बेसेंट ने कहा था। अगला प्रश्न है, रस्किन की किताब अनटू द लास्ट का सार संक्षेप महात्मा गांधी ने गुजराती के किस शीर्षक से लिया है? तो महात्मा गांधी ने यह लिया है सर्वोदय शीर्षक से। किससे लिया है? सर्वोदय से लिया है। याद रहेगा, सर्वोदय से। अगला प्रश्न है, श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस मिशनरी द्वारा 1799 में की गई थी? तो दोस्तों ये किस मिशनरी द्वारा 1799 में की गई? ये की गई थी डेनिश मिशनरी द्वारा की गई थी। याद रहेगा, 1799 में डेनिश मिशनरी द्वारा श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की थी? तो इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना यह किसने की थी? तो यह की थी लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त और वीरेंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। याद रखना, ये लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ये कब की थी? 1915 में। 1915 में की थी। याद रहेगा, 1915 में की थी। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली स्वदेश को उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा ले जाया करते थे, जो एक प्रकार का था। तो टाफ्टा यह एक प्रकार का कपड़ा था। टाफ्टा क्या था? एक प्रकार का कपड़ा था और यह पुर्तगाली ले जाया करते थे। अगला प्रश्न है, वे विद्वान, समाजवादी, राष्ट्रवादी और पेशे से वकील थे। उन्होंने अपने व्यवहार को छोड़ दिया और गैर सहकारिता आंदोलन में शामिल हो गए एवं 1934 में पटना के समाजवादी सम्मेलन के अध्यक्ष और 1937 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बन गए थे। ये सभी विशेषताएं किससे संबंधित सत्य है? तो ये थे आचार्य नरेंद्र देव के बारे में ये कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है कौन सा सही इसमें उत्तर होगा। पहला कथन है, अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1918 में किया गया था। तो दोस्तों याद रखना, जो अवध सभा का गठन है वो 17 अक्टूबर 1920 को किया गया था। कब किया गया था? 1920 को। याद रखना, ये 1920 को किया गया था, ना कि 1918 को। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसान ने एका आंदोलन नामक आंदोलन चलाया था। तो ये भी सही है।
अगला है किसान आंदोलन, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस किसान सभा की महत्वपूर्ण विशेषता थी। एकदम राइट है। जो किसान आंदोलन है उसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी और यह किसान आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। दूसरा सही है और तीसरा सही है, लेकिन पहला गलत है। पहला क्यों गलत है? ये 1918 में नहीं हुई थी, ये हुई थी 1920 में। 17 अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया। तो 2 और 3 सही है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में बर्ड कमीशन के प्रतिवेदन पर महलबाड़ी बंदोबस्त किया गया था? क्या किया गया था? महलबाड़ी बंदोबस्त किया गया था, जिसमें 20 वर्षों के लिए लगान का निर्धारण बढ़ी हुई दर पर दिया गया था। तो वो दिया गया था उत्तर पश्चिमी प्रांत में दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसे सिंध के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी? तो दोस्तों याद रखना, सिंध के प्रति किसने आक्रामकता नीति अपनाई थी? तो अपनाई थी ऑकलैंड ने अपनाई थी। लॉर्ड ऑकलैंड ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑकलैंड ने अपनाई थी। ऑकलैंड ये कब थे? तो ये थे 1838 में ऑकलैंड थे। उस समय भारत के जो वायसराय थे ऑकलैंड थे 1838 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा है? तो याद रखना, साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जो जुड़वा बच्चा है वो किसने कहा है? तो वो कहा है लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है इसमें हमारा? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में अम्बाला अभियान चलाया गया था? तो हमसे पूछ लिया गया है अम्बाला अभियान यह किसने चलाया था? तो अम्बाला अभियान ये किसने चलाया? ये अम्बाला अभियान चलाया था लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट ने अम्बाला अभियान चलाया था। याद रखना, लॉर्ड एल्गिन ने अम्बाला अभियान चलाया था। अगला प्रश्न है, किस विदेशी कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी थी? तो याद रखना, कौन सी जो विदेशी कंपनी थी, कंपनी को मार्तंड वर्मा ने हराकर केरल में उनकी राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी थी? तो वो थे डच। याद है कौन थे? डच थे। डच ने डच की राजनीतिक सत्ता खत्म कर दी थी केरल से। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? डच कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? तो डच दे रखे हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डच। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा है? तो वो कहा है सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन पैक्ट को दो महात्माओं का मिलन कहा था। गांधी इरविन पैक्ट ये हुआ था 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931। याद रखना, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, सबने अवज्ञा आंदोलन के मध्य घटित घटनाओं में निम्नलिखित में कौन सा संबंध नहीं है? जो सबने अवज्ञा आंदोलन था उसमें से मध्य घटित घटनाओं में कौन सा इसमें शामिल नहीं था? तो वो शामिल नहीं था चटगांव की घटना। चटगांव की घटना इसमें शामिल नहीं थी। सोलापुर की घटना शामिल थी, पेशावर की घटना शामिल थी और चिराला पिराला की घटना शामिल थी, लेकिन चटगांव की घटना शामिल नहीं थी। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कांग्रेस के संबंध में हमसे 4 कथन दे रखे हैं और पूछ लिया, इन पर विचार कीजिए। 137वां हमारा प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें क्या है हमारा? पहला है, विभिन्न रजवाड़ों में राजनीतिक गतिविधियों के लिए दिसंबर 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। एकदम राइट है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित है, ये भी सही है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसके पहले अधिवेशन में विभिन्न रियासतों के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी राइट है।
दोस्तों तीसरा भी कथन राइट है। चौथा है इसमें, इस सम्मेलन के आयोजन में प्रमुख भूमिका बलवंत राय मेहता ने निभाई थी। बलवंत राय मेहता ने इसमें प्रमुख मेहता निभाई थी, ये भी सही है। दोस्तों चारों कथन इसमें क्या है हमारे सही है, चारों कथन सही है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 और चारों सही है। अगला प्रश्न है, फोर्ट लुई का निर्माण जो कि पांडुचेरी के कारखाने में ही की गई थी के निर्माता हैं। तो फोर्ट लुई का निर्माण पांडुचेरी के कारखानों में की गई थी, तो उसके निर्माता कौन थे? तो उसके निर्माता कौन थे? तो वो थे फ्रांसिस मार्टिन। फ्रांसिस मार्टिन इसके निर्माता थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फ्रांसिस मार्टिन। अगला प्रश्न है, बंगाल व तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध बन सके इसके लिए निम्न में से किसने जॉर्ज बोगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल तिब्बत भेजा था? तो दोस्तों जॉर्ज बोगले के नेतृत्व में ये इसका एक जो मंडल था वो किसने तिब्बत भेजा था? तो वो भेजा था तिब्बत भेजा था, ये भेजा था 1774 में। 1774 में वारेन हेस्टिंग ने भेजा था। कब भेजा था? 1774 में। 1774 में भेजा था किसने? वारेन हेस्टिंग ने। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा इसमें। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ हुई थी? तो ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल कहाँ हुई थी? तो याद रखना इनकी पहली हड़ताल हुई थी, ये हुई थी सोलापुर में। दोस्तों ये हुई थी नागपुर में। कहाँ हुई थी? सॉरी सोलापुर में नहीं हुई थी, यह हुई थी नागपुर में। ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल नागपुर में हुई थी। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1877 में। ये भी याद रखना, डेट भी याद रखना, 1877 में ब्रिटिश भारत में मजदूरों की पहली हड़ताल हुई थी नागपुर, 1877 में। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो परस्पर विलय का प्रस्ताव ये किसने दिया था? जो वित्त आयोग है और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव ये दिया था एम.बी. माथुर। एम.बी. माथुर ने दिया था। किसने दिया था? एम.बी. माथुर ने। अगला प्रश्न है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया है? तो याद रखना, मुंबई के मझगांव में जो डॉक लिमिटेड है उसमें 17 मई 2022 को स्वदेश में निर्मित किन युद्धपोतों को उद्घाटन किया गया है? तो किन का उद्घाटन किया है? ये किया है सूरत और उदयगिरी का। सूरत और उदयगिरी का उद्घाटन किया है। ऑप्शन डी राइट होगा, सूरत और उदयगिरी का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है लंदन में। लंदन में इसका आयोजन किया गया है, वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन। अगला प्रश्न है, पहला अफ्रीकी देश जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता CECPA को मंजूरी दी है? तो ये दी है मॉरिशस ने। किसने दी है? पहला जो अफ्रीकी देश है जो भारत के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौता को मंजूरी दे दी है वो है मॉरिशस। मॉरिशस ने क्या किया है? इसको मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ हमारी योजना दे दी गई है और पूछ लिया गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। पहली योजना है वतन प्रेम योजना। तो वतन प्रेम योजना ये है गुजरात की। किसकी है? वतन प्रेम योजना ये गुजरात सरकार की है। किसकी है? गुजरात की, ना कि नई दिल्ली की। तो ये गुजरात की है, याद रहेगा, गुजरात की है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया सही नहीं है, ऑप्शन ए हमारा राइट नहीं, हमारा ऑप्शन ए इसमें सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वतन प्रेम योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगला है, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना, ये तमिलनाडु ने शुरू की है। एक ब्लॉक एक उत्पाद, ये हरियाणा सरकार ने। प्रोजेक्ट सद्भावना, ये असम सरकार ने। नीचे के तीनों सही सुमेलित हैं, लेकिन ऑप्शन ए हमारा सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2022 में PSLV C-53 प्रक्षेपण यान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने DSEO मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस मिशन के साथ किस देश के 3 उपग्रहों को भी छोड़ा गया है? तो इस मिशन के साथ सिंगापुर के 3
जो है सिंगापुर के 3 उपग्रह को छोड़ा गया है। किसके? सिंगापुर, याद रहेगा, सिंगापुर के 3 उपग्रह को छोड़ा गया है। आंसर क्या होगा? सिंगापुर। ऑप्शन डी में दे रखा है सिंगापुर, ऑप्शन डी में दे रखा है सिंगापुर, सिंगापुर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इसमें स्वर्ण पदक किसने नहीं जीता है? तो ये नहीं जीता है संकेत सरगर ने। संकेत सरगर ने जो है क्या नहीं जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक नहीं जीता है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो वो जीता है सिल्वर मेडल, सिल्वर मेडल जीता है, सिल्वर। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, वो भी वेट लिफ्टिंग में। किस में जीता है? वेट लिफ्टिंग में जीता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और जो नीतू घनघस हैं और नवीन सेहाग हैं, एल्ड्रोस पॉल हैं, इन सभी ने क्या जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में आने वाले बिंदिया रानी देवी, विकास ठाकुर, गुरुराज पुजारी और अंचिता सैलू, ये इनका संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो यह सभी वेट लिफ्टिंग से हैं। किससे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यह सभी वेट लिफ्टिंग से हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 के प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड वर्ष अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम का पुरस्कार किस भारतीय अमेरिकी को दिया गया है? तो ये दिया गया है फाल्गुनी साहा को, फाल्गुनी साहा को दिया गया है ग्रैमी अवार्ड। याद रखना, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, फाल्गुनी साहा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, मार्च 2022 में भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा 2017-19 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली विशेष बुलेटिन जारी की है। इसके आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2017 और 19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु दर MMR सुधरकर 103 हो गया। एकदम राइट है। क्या हो गया है? 103 हो गया है। अगला है इसमें, रिपोर्ट के अनुसार, पहला तो हमारा सही है, रिपोर्ट के अनुसार ऐसी संभावना है कि भारत 2030 तक MMR दर संबंधी 70 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, 70 के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो दोस्तों याद रखना, जो MMR की दर संबंधी है उसमें कहा गया है कि 2030 तक, कितना कहा गया है? 2030 तक, ना कि 2035 तक। तो याद रखना 2030 तक, 30 तक ये 70 लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत होगा, जो 2 नंबर का है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2030 तक 70 लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, ना कि 2035 तक। पहला हमारा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। अगला है, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड में देश में सबसे ज़्यादा MMR है। एकदम राइट है, ये भी हमारा राइट है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। और है, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र भारत में सबसे कम MMR वाला शीर्ष राज्य है। ये भी सही है हमारा। चौथा सही है, तीसरा सही है, पहला सही है, लेकिन हमारा दूसरा गलत है। दूसरा गलत है, आंसर में पूछा हुआ है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो नहीं है 2 कथन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही नहीं है, केवल 2 सही नहीं है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टेस्ट के कितने प्रश्न? 150 प्रश्न। 150 प्रश्न थे, इनको हमने बखूबी अच्छे से देख लिया है। अगर आप भी इनको अच्छे से देख सकते हैं तो अच्छी बात है। और आप इनकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से इस PDF को प्राप्त करके आप इस PDF में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।